आप सबको हमारे चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। हमारा नावल कैसा लगा इसका इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और ये एआई जनरेटेड आवाज़ है, कुछ मसाइल की वजह से अपनी आवाज़ नहीं दे सकती, इसलिए अगर किसी को आवाज़ से मसला हो या फिर पसंद ना आए तो मैं माजरत ख्वाह हूँ। शुक्रिया। शाहवाला में रात उतर आई थी। ज़ोया काफ़ी देर इनेला बेगम के पास बैठकर अज़लाम शाह की पसंद और नापसंद जानती रही और अब इसकी पसंद का खाना अपने हाथों से बनाकर उसने डाइनिंग टेबल पर सीट किया। वैसे तो मीर थी जो काम कर सकती थी, मगर इनेला बेगम को नौकरानीम के हाथ का खाना पसंद नहीं था और ज़ोया भी नौकरानीम के हाथ के खाने कहीं खाती थी, इसलिए वो खुद सारा खाना बना चुकी थी। एक एक करके सारे डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ चुके थे। ज़ोया जो पानी का जुग लेने किचन में गई थी वो लेकर बाहर आई और इसकी नज़र अज़लम के साथ वाली खाली कुर्सी पर पड़ी। उससे पहले वो वहाँ बैठने के लिए कदम उठाती ना जाने कहाँ से नाइला हाजिर हुई और वो कुर्सी खींचती हुई बैठ गई। ज़ोया की आंखों में इश्तियाल की लहर उठी और चेहरे पर मायूसी छा गई। वो बिना कुछ कहे नाइला के सामने वाली कुर्सी खींचती हुई बैठ गई। अज़लम की नज़र बज़ाहिर तो मोबाइल की तरफ थी, मगर वो किन अखियों से अपनी बीवी का उतरा हुआ चेहरा देख सकता था। कुछ सोचते हुए उसने अपने मोबाइल पर चंद बटन प्रेस किए और इसका मोबाइल बज उठा। वो कॉल का बहाना करता डाइनिंग टेबल से उठकर बाहर निकल गया और 2 मिनट बाद अज़लम की छोड़ी कुर्सी पर उम्र आकर बैठ गया और अगले 5 मिनट बाद उम्र के सामने वाली कुर्सी जो ज़ोया के दाएं जानिब थी अज़लम शाह ने खींची और बैठ गया। ज़ोया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, फिर दिल में सुकून उतरा और वो पुरसुकून होकर इसके पहलू में बैठी खाने की तरफ मुतवज्जह हो गई। अज़लम ने एक नज़र उम्र को देखा, उसने आँख बंद की और मुस्कुराता हुआ खाने की तरफ मुतवज्जह हो गया। अज़लम के दाएं जानिब कमाल साहब बैठे थे और उनके बिल्कुल सामने इनेला बेगम। वो जो अपने ध्यान खाना खा रही थी, अज़लम की आवाज़ ने इसके हाथ रोक दिए। ये खाना किसने बनाया है? ज़ोया ने बनाया है। मेरी बच्ची इतनी सी उम्र में ही सारी घरदारी सीख चुकी है, कितनी अच्छी बात है ना। इनेला बेगम के लहजे में ज़ोया के लिए मोहब्बत थी, जिस पर ज़ोया हल्का सा मुस्कुराई। नाइला को अचानक खांसी का दौरा पड़ गया। कहीं फिर से खाने में जहर तो नहीं मिला दिया? वो आहिस्ता आवाज़ में बुड़बड़ की सिर्फ ज़ोया ही सुन सकी और वो बेयकीनी से उस शख्स को देखती रह गई जो खाने को ऐसे घूर रहा था जैसे सच में जहर हो। आंसू का गोला ज़ोया के हलक में ही कहीं अटक गया। अब वो शख्स इसका शौहर था और वो अपने महरम की ये बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो जितनी भी मजबूत बन जाए, वो अंदर से वो वही नाजुक और कमज़ोर लड़की थी। ज़ोया का दिल खाने से अचाट हो गया। एक तो उसके लिए इतनी मेहनत से इसकी पसंद का पुलाव बनाया और वो ज़ोया पर इतना भी यकीन नहीं रखता कि वो खाने में जहर मिला देगी। वो अपनी कैफियत पर बस कुछ ही देर के लिए काबू पा सकती थी। किया हवा नाइला डियर, तुम्हें खांसी का दौरा क्यों पड़ गया? उन्होंने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। वो पानी पीकर कुछ पुरसुकून हुई। बहुत स्पाइसी है, इसने प्लेट पर कर दी। ज़ोया ने खाना बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं बनाया था। हाँ, मिर्ची तो लगी भी, मेरी बहन ने इतनी मोहब्बत से बनाया है ना, मुझे तो खाना बहुत पसंद आया। आज से पहले मैंने तो इतना टेस्टी खाना नहीं खाया। मानना पड़ेगा माम, मेरी बहन के हाथ में आपसे ज़्यादा जायका है। उन्होंने नाइला को तपा देने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा कि ज़ोया को बेसाख्ता इस भाई पर प्यार आया। वो ज़ोया का हम उम्र ही था और इसे बिल्कुल बहनों की तरह ट्रीट करता था। इनेला बेगम और कमाल साहब ने भी उनकी बात की तरदीद की। वो जो उठने के परतूल कर रही थी, अपना इरादा तर्क करते हुए वो वापस टेक लगाकर बैठ गई और एक नज़र अपने शौहर पर डाली जो अब खाना खा रहा था। ज़ोया पर सुकून हो गई। आहिस्ता आहिस्ता वो उसका दिल दोबारा जीत लेगी और अपने रिश्ते को मजबूत करेगी, इसे संवर लेगी। खाना खाने के बाद ज़ोया किचन में गई और अज़लम की पसंद के एन मुताबिक काफ़ी बनाने लगी। इनेला बेगम ने उसे बताया कि काफ़ी पीना इसकी बहुत ख़ास आदत है और रोज़ रात को डिनर के बाद और सोने से पहले तो वो काफ़ी का 1 कप ज़रूर पीता है। ज़ोया ने उसकी पसंद के हिसाब से काफ़ी बनाई और धड़कते दिल के साथ सीढ़ियाँ चढ़ती इसके कमरे के बाहर पहुंची और दरवाज़ा खटखटाया। कुछ मिनट के बाद अंदर से इसकी संजीदा आवाज़ आई, यस कम इन। वो हैंडल पर हाथ रखकर दरवाज़ा खोलती हुई अंदर दाखिल हुई तो वो स्टडी टेबल पर अपना लैपटॉप खोले बैठा बहुत मसरूफियत से काम कर रहा था।
जोया ने बिना कुछ कहे काफ़ी का मग इसके पास टेबल पर रखा और वापस मुड़ गई, क्योंकि वो किसी से कॉल पर बात कर रहा था। वो बाहर आई और एक नज़र कमरे में झांका जो बात करते हुए काफ़ी का मग उठाकर होंठों से लगा गया। जोया ने देखने की कोशिश की कि उसके चेहरे पर कैसा तासुर उभरता है। इसका चेहरा बेतासुर ही रहा कुछ पल। वो दोबारा देखती रही मगर उसने काफ़ी का मग एक सिप के बाद ही रख दिया। जोया दिल बर्दाश्ता होकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई और अज़लम के होंठों पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने एक नज़र दरवाजे को देखा, वो चली गई थी। उसने बेताबी से काफ़ी का मग उठाया और होंठों से लगा लिया। वो काफ़ी इतनी बेहतरीन थी कि अज़लम शाह के सारे जिस्म में सुकून उतरा। इसने अपनी ज़िंदगी में आज पहली बार इतनी टेस्टी और बेहतरीन जायका काफ़ी पाई थी। जोया ने जो खाना बनाया वो बहुत मज़ेदार था। लड़की के हाथ में वाकई बहुत जायका था। इसने डाइनिंग टेबल पर भी इसकी उदास शक्ल देखी, इसलिए फ़ौरा उठकर इसके पास बैठ गया। वो इसकी आंखों में छपी ख्वाहिश पड़ गया था, मगर अभी इसका अपनी बीवी को तंग करने का इरादा था। वो चाहता था कि जोया इसको समझे और उनके रिश्ते की बारीकियों को भी। इसमें कोई शक नहीं कि वो इतनी सी उम्र में ही एक मैच्योर लड़की थी। वो अपने कमरे में आई और हमेशा की तरह डायरी लेकर अपने दिल के एहसासात इस पर उतारने लगी। उसके हर सफ़े पर सिर्फ एक ही शख्स के बारे में लिखा था और वो था अज़लम शाह। जोया ने डायरी खोली, इसका पहला सफ़ा खाली था। कुछ सोचते हुए उसने अपनी खूबसूरत लिखाई से मिसेस जोया अज़लम शाह लिख दिया और इसके साथ ही जोया की आंखों और चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट आ गई। ये एहसास ही कितना खूबसूरत था कि वो अपने पसंदीदा शख्स की बीवी थी। और सिर्फ यही नहीं, वो भी इसकी पसंदीदा औरत थी। वो शख्स सिर्फ और सिर्फ इसका था। इसने चंद सफ़ात आगे किए और लिखना शुरू हुई। वो आज सारे दिन की रुदाद लिख रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आया और दिल में कहीं तकलीफ भी हुई जब नाइला मेरे शौहर के पास आकर बैठ गई। वो सिर्फ मेरा हक था। मैं इनकी बीवी हूँ और अपने शौहर के पहलू में किसी दूसरी औरत को बैठे देखना दिल को कोयला बना देता है। मगर मुझे खुशी हुई कि वो मेरे पास आकर बैठे। मैं जानती हूँ कि वो मुझसे नाराज़ हैं और मैंने खुद अपने अल्फाजों के नश्तर उनकी रूह पर मारकर उनको अजियत दी है। एक एक कर आंसू इसकी आंखों से बहकर डायरी पर अल्फाजों के साथ दर्ज होने लगे। मैं अच्छी बीवी नहीं हूँ। मुझे बेहतरीन बनने का बचपन से क्रेज़ रहा है। मैं बीस्ट और परफेक्ट बनना चाहती हूँ, इसलिए नौकरों की फ़ौज होते हुए भी मैंने हर वो काम करना सीखा जो एक घरेलू औरत करती है। मैं चाहती थी कि अपने शौहर की ज़िंदगी में एक बेहतरीन बीवी बनूं। मैंने खुद से अहद किया है मैं इनसे अपने किए की माफ़ी मांगूंगी। अल्फाज तो वापस नहीं हो सकते, मगर मैं अपना रिश्ता ठीक करना चाहती हूँ। वो मेरे शौहर हैं और मुझे उनसे अपनी ज़ात से बढ़कर इश्क है। मैं हकीकत में जीने वाली लड़की हूँ। मोहब्बत भरे डायलॉग्स बोलने मुझे नहीं आते, मगर अपने महरम अपने शौहर से इश्क का इजहार में बार बार कर सकती हूँ। सारी दुनिया के सामने भी कर सकती हूँ, क्योंकि अब वो मेरा महरम इश्क है। इसने नम मुस्कुराती आंखों से डायरी बंद की। दिल का बोझ हल्का हो गया। अब उसके चेहरे पर एक आसूदा सी मुस्कुराहट थी। रात का वक्त था। सारे हवेली वाले उस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे जब बालादशाह दाखिली दरवाजे से दाखिल हुआ। वो सीधा हाला और निदा के पास आया और उन दोनों की तरफ एक एक गिफ्ट बॉक्स बढ़ा दिया। ये तुम दोनों की नए फ़ोन हैं। इसका लहजा निहायत संजीदा था। वो भी बालादशाह था, हातिम नवाब शाह का पोता। अपनी ज़बान का पका उसने कहा था आज ही बाकी बेटियों के लिए भी मोबाइल आएंगे, और वो वाकई ले आया था। वो दोनों खुश हुई और भागती हुई बालाज के गले लग गईं। थैंक यू सो मच लाला, आप बहुत अच्छे हैं। उन दोनों की लहजों में साफ खुशी थी। बालाज अपनी दोनों बहनों को खुश देखकर मुस्कुरा उठा। इन सब की क्या ज़रूरत थी बेटा, अभी वो छोटी हैं। इर्तज़ा साहब की बात पर बालाज की मुस्कुराहट गायब हुई और चेहरा संजीदा हो गया। अब्बा साईं, हवेली की सारी बेटियां एक बराबर हैं। अगर रमला को मोबाइल मिला है तो बाकी सबको भी मिलना चाहिए। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इस तरह की नाइंसाफ़ी पर कोई एहसास कमतरी का शिकार हो। और फिर बाप बेटे की बात पर खामोश रह गए। वो जानते थे इसकी तबीयत कैसी है। इससे बहस करना फजूल था। वो सिर्फ अपनी करने वाला था, किसी की बात कम मानता था। बालाज बेटा खाना खा लो। नादिया बेगम की बात पर उसने नफ़ी में सर हिलाया। मुझे भूख नहीं चची, साईं और हैज़ल कहम है।
इसने देखा हेज़ल कहीं नहीं थी। वो तो दोपहर के बाद से नज़र नहीं आई, ना जाने कहाँ गायब है। और बालाज शाह का दिमाग भग से उड़ा। क्या मतलब उसने दोपहर का खाना नहीं खाया? और नादिया बेगम ने बेबसी से नफ़ीमी सर हिला दिया। आप फिक्र मत करें, मैं उसे देखता हूँ। वो नादिया बेगम को हौसला देता हुआ लाउंज की तरफ बढ़ा। वो जानता था उस वक्त हेज़ल कहाँ होगी। और नादिया बेगम कुछ पुरसुकून हुई, वरना उनकी बेटी तो हमेशा छोटी छोटी बातों को दिल पर लगा लेती थी। वो हवेली में जितनी शरारती और चुलबुली थी, इतनी ही खामोश तबीयत और संजीदा भी थी। कभी कभी सारी हवेली वालों का जीना हराम कर देती और कभी कभी खामोश होती कि हवेली में मौत जैसा सन्नाटा लगता। वो लाउंज के पिछले दरवाजे से होता हुआ पिछले गार्डन में आ गया। और इसकी सोच के एन मुताबिक वो गार्डन में झूले पर बैठी ना जाने आसमान पर किया तक रही थी। सिर्फ हेज़ल शाह ही थी जो रात के इस तरह गार्डन में बैठने की हिम्मत कर सकती थी, वरना हवेली की कोई बेटी इस तरह गार्डन में रात के इस पर नहीं बैठती थी। बालाज को कभी कभी इसमें गुड़िया की झलक नजर आती थी। उसकी सारी हरकतें गुड़िया जैसे थीं। वो भी ऐसे ही हुआ करती थी। मगर अफसोस अब वो इस दुनिया में ही ना थी। उसी वजह से तो वो शावीज़ के सबसे ज्यादा करीब थी, क्योंकि शावीज़ को इसमें अपनी बहन की झलक नजर आती थी, इसलिए इसके लिए हेज़ल गुड़िया से कम ना थी। वो आया और इसके पास झूले पर बैठ गया। वो लाइट ग्रीन कलर की शर्ट जिसके साथ स्किन ट्राउज़र था और स्किन ही दोपट्टा गले में झूल रहा था। चॉकलेट ब्राउन बाल जिनकी ढीली सी चटी जिस्म से कुछ आवारा लटें इस के चेहरे को छू रही थीं। बालाज ने देखा वो वीरान आंखों से आसमान को देख रही थी। इसके चेहरे पर गम, दिख और दर्द के आसार थे। उसे इस तरह संजीदा और तकलीफ में और खामोश देख बालाज के दिल को कुछ हुआ। वो तो हमेशा शरारतें करती हुई ही अच्छी लगती थी। हेज़ल उसकी मौजूदगी से बेखबर एकटक आसमान पर चंद को देखे जा रही थी। वो कुछ देर इसका हसीन चेहरा देखता रहा, फिर उसे पुकारा, हेज़ल। और इस आवाज़ से हेज़ल का सारा सकता टूट गया। वो होश की दुनिया में लौटी और सीधी हुई बिना कुछ कहे अपने पाँव में चप्पल डालने लगी। और इससे पहले वो उठती बालाज ने उसकी कलाई पकड़ी। इसने हैरत से अपनी कलाई की तरफ देखा जो बालाज शाह के मजबूत हाथ में थी। बैठ जाओ, मुझे तुमसे करनी है। बालाज के लहजे में मोहब्बत थी। इसने हेज़ल की आंखों की हैरत देखने हुए कलाई छोड़ दी। वो बैठ गई, नजरें दोबारा आसमान पर टिका गई। खाना क्यों नहीं खाया? इसने नरम लहजे में सवाल किया। भूख नहीं, बेतासुर लहजे के साथ जवाब आया। इसकी नज़रों का मरकज़ आसमान का चंद था, जबकि वो खुद बालाज शाह का चंद बने इसकी नज़रों के हिसार में थी। बालाज ने एक लंबी सांस ली। अच्छा ये देखो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। इसने वो गिफ्ट बैग हेज़ल के सामने किया। नहीं चाहिए। इसकी नज़र अब भी आसमान पर चंद की तरफ थी। उसने एक नज़र देखा भी ना कि बालाज इसके लिए क्या लाया है। एक बार देख तो लो, मुझे यकीन है तुम्हें पसंद आएगा। इस बात पर उसने अपनी हेज़ल आंखों का रुख आसमान से हटाकर बालाज शाह के चेहरे की तरफ मोड़ा। किस खुशी में! इसकी आंखें वीरान और लहजा अभी भी बेतासुर था। वो खाली खाली निगाहों से बालाज को देख रही थी और बालाज इसकी नज़रों से अंदर तक जख्मी हो रहा था। तुम्हारे बर्थडे की खुशी में, वो जो रवानी में बोल गया था, बाद में अपनी बात पर खुद का सर फाड़ने को जी चाहा। कौन से बर्थडे की बात कर रहे हैं? वो जो 6 महीने पहले गुजर गया था या वो जो 6 महीने बाद आएगा? इसका लहजा बेतासुर था, मगर बालाज को वो तनज़ लगा। इतना कहते साथ उसने दोबारा अपना चेहरा आसमान की जानिब मोड़ लिया। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे अपने रवैये की माफ़ी मांगता हूँ। आइंदा मैं ऐसी हरकत नहीं करूँगा और तुम पर गुस्सा भी नहीं करूँगा और डांटूंगा तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे माफ़ कर दो और देखो तो मैं हमारा ताल्लुक़ बेहतर करना चाहता हूँ। इस खुशी में ये तोहफ़ा लाया हूँ, चलो अब तो कबूल कर लो। इस बात पर हेज़ल शाह ने बेयकीनी से इसके चेहरे को देखा, जैसे वो यकीन करना चाह रही हो कि इसके सामने बैठा बालाज शाह इससे माफ़ी मांग रहा है। ये नामुमकिन था, बालाज कभी किसी से माफ़ी नहीं मांग सकता था। मगर हेज़ल ये जानने से कासिर थी कि वो बालाज शाह के लिए सबसे ख़ास थी। वो किसी नहीं थी, वो तो इसकी ज़िंदगी थी। और वो मर्द सारी दुनिया में अगर किसी के सामने झुक सकता था तो वो सिर्फ हेज़ल शाह ही थी। बालाज ने वो गिफ्ट बैग उसके हाथों में दिया। खोलो और देखो तो सही। वो इसकी तवज्जो इस गिफ्ट की तरफ मबजूल करवा गया। हेज़ल ने खाली खाली निगाहों से उसे पकड़ा और खोला। आईफ़ोन देख, वो हैरान रह गई।
इसकी आंखों में बेयकीनी ही बेयकीनी थी। इसने हैरत से बालाज को देखा। किया हवा पसंद नहीं आया, मैं तो तुम्हारा फेवरेट कलर लाया था। इसकी आंखों से जब्त के बावजूद भी आंसू गिरने लगे। हकीकत में अब बालाज की जान पर बिन आई। हैज़ल किया हवा है। वो फौरा आगे हुआ और इसके आंसू अपने हाथों से साफ किए। बालाज के ये कहने की देर थी, वो सारे जब्त औरती इसके सीने से लगी और फूट फूट कर रो पड़ी। और इसकी इस हरकत पर बालाज पत्थर हो गया। इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो इसके सीने से लगी थी और बालाज को अपनी धड़कन पहली बार कानों में सुनाई दी। वो हिचकियों के साथ रो रही थी। बहुत देर बाद बालाज ने अपनी हैरत पर काबू पाया और नरमी से अपना हाथ इसके बालों तक लाया। हैज़ल किया हवा है, इस तरह क्यों रो रही हो? शाबाश, खामोश हो जाओ। ये तुम्हारा मोबाइल है, फिक्र मत करो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। वो इसके बाल सुलाने लगा। कुछ देर बाद इसकी हिचकियां कुछ कम हुईं और इसकी कांपती हुई आवाज़ आई। मैं कौन हूँ? मेरी पहचान किया है लाला? बताएं कौन हूँ मैं? इसके लहजे की लर्जिश के साथ उसका जिस्म भी कपकपा रहा था। बालाज को लगा वो सांस नहीं ले पाएगा, इसके आसपास धमाके हो रहे थे। वो साकत हो गया। इसके सवाल ने बालाज की हस्ती हिलाकर रख दी। इसकी निगाहें फटी फटी रह गईं। बहुत देर के बाद वो कुछ कहने के काबिल हुआ। तुम हैज़ल हो? हैज़ल शाह इस हवेली की बेटी। इसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। इसने जोर से आंखें मैच लीं। किया वो जान गई थी। नहीं, ये राज वो कैसे जान सकती है? ये नहीं होना चाहिए था। वो इससे अलग हो गई और इसकी आंखों में देखकर बोली, तो फिर आका जान मुझसे नफरत क्यों करते हैं? वो सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा रवैया क्यों रखते हैं? मैं भी तो उनका ही खून हूँ। बालाज ने सुकून का सांस लिया। इसके सवाल का मतलब यह था, और कुछ पलों के लिए तो उसने बालाज का सांस ही रोक दिया था। उनकी तो नेचर ही ऐसी है, तुम उनकी बातों को दिल पर ना लिया करो। देखो हम सब ही ना, तुम हमारे लिए बहुत अजीज हो, इस तरह करोगी तो कैसे चलेगा? अपनी मां का तो सोचो, वो कितने घंटों से परेशान हैं। और हैज़ल शर्मिंदा हो गई। सूरी लाला। बालाज ने लंबी सांस ली। इसके मुंह से लाला सुनना दिल पर नेज़े चलने जैसा था। अच्छा चलो मोबाइल तो देखो अपना। वो सिर्फ इसका ध्यान भटका रहा था। इस बात पर हैज़ल के चेहरे पर चमक और खुशी आई। उसने जल्दी से मोबाइल का बॉक्स खोला और इसमें से आईफोन 15 प्रो मैक्स बाहर निकाला। वो लाइट पर्पल कलर का था। हैज़ल का फेवरेट। हैज़ल की आंखें चमक उठीं। वो खुशी और मुसर्रत से आईफोन को अपने हाथों में पकड़कर देख रही थी। बालाज इसके चेहरे पर खुशी के रंग फूटते देखकर मुस्कुरा उठा। ये बहुत बहुत अच्छा है, और मेरा फेवरेट कलर भी। थैंक यू सो मच लाला। वो दोबारा से इसके गले लगी। बालाज ने इसके सर को थपथाया। वो मोबाइल को चलाकर देख रही थी। चेहरे पर सारे जहां की खुशी रकम हो गई थी। मगर अचानक इसकी मुस्कुराहट गायब हुई। मगर आका जान, कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं कह रहा हूं ना। वो इसकी बात काट गया, और वो पर सुकून होकर दोबारा खुश हो गई। फिर इसका कमीरा खोलकर अपनी सेल्फी लेने लगी। बालाज मोहब्बत से इसके खुश चेहरे को देख रहा था और वो कैमरे में इन दोनों का ये मंजर कैमरे में कैद हो गया। कुछ पल वो उसे देखता रहा। मैंने उसमें सब नंबर सेव कर दिए हैं, और ख्याल रहे किसी को भी नंबर नहीं देना। सुमकार मेरे नाम पर है, ना ही कोई सोशल अकाउंट बनाना है, और अपनी फ़ोटोज़ भी किसी फ्रेंड को नहीं भेजनी। और अगर इस का हद से ज़्यादा यूज़ किया तो वापस भी के लोगा। इसने अब सर्द लहजे में कहा। हैज़ल ने इसके चेहरे को देखा जहां वो खूबसूरत आंखें सुर्खी छिलका रही थीं। इसका सर्द रवैया देख हैज़ल ने अच्छे बच्चे की तरह इस बात में सर हिला दिया। वो इसकी मासूमियत पर मुस्कुरा उठा। और अब रोज़ अच्छी बच्ची की तरह मेरे पास आकर पढ़ोगी भी। मैं चाहता हूँ तुम बहुत ज़्यादा पढ़ो। समझ गई? हैज़ल ने इस बात में सर हिला दिया। आप डांटेंगे नहीं फिर? तुम डांट खाने वाले काम मत करना। नहीं डांटूंगा। वो अब भी मुस्कुरा रहा था। आप तो हर छोटी छोटी बात पर डांट देते हैं, हटलर कहीं के। वो आखिरी बात मुंह में ही बुड़बड़ा गई। अच्छे बच्चों की तरह पढ़ोगी तो नहीं डांटूंगा। हैज़ल ने बेजायत से सर हिलाया। पढ़ाई से भागना इसकी फितरत थी। अच्छा चलो अब खाना खाओ। हैज़ल ने देखा इसका मूड अच्छा था, वो इसके कुछ करीब खिसकी। बालाज के दिल की धड़कन तेज हुई। हैज़ल ने मान और लाड से उसका बाजू पकड़ा, और बालाज तो उसके इतने करीबी हुस्न में खो गया।
मेरा खाने को दिल नहीं चाह रहा, मुझे पिज्ज़ा खाना है, प्लीज़ खिला देना। वो अपनी हेज़ल आंखों में उम्मीद लिए उसका बाजू हिलाती बोली। और बालाज बस यकटक इसे देखकर रह गया। वो अपनी इस अदा से सामने वाले के दिल की दुनिया हिला गई थी। वो कहूँ जानती थी मुकाबिल तो इसका गरूयदा था। वो हुक्म करती तो मुकाबिल मान जाता, वो तो इल्तिजा कर रही थी जो मुकाबिल को अच्छा ना लगा। हेज़ल इस सब से बेखबर उसकी कानच जैसी सब्ज़ आंखों में देख रही थी। बालाज ने खुद पर काबू पाया। अच्छा चलो उठो, रात के इसका यहाँ बैठना मुनासिब नहीं, मैं मंगवाता हूँ। बालाज का इतना कहना था कि हेज़ल की आंखें चमक उठीं। थैंक यू सो मच लाला। वो खुश होती जल्दी से मोबाइल और गिफ्ट बैग पकड़ती हुई उठी और पाँव में चप्पल पहनकर अंदर की जानिब बढ़ गई। बालाज ने अपने दिल पर हाथ रखा जो फुल स्पीड से ढरक रहा था। वो अभी छोटी थी ये सब समझने से कासिर, और फिर थी भी ना महरम। बालाज सोच चुका था वो अब आका जान से निकाह की बात करेगा। वो नहीं चाहता था इसकी हेज़ल दोबारा नामहरम की सूरत इसके नज़दीक हो। वो अपना रिश्ता पाकीज़ा बनाएगा। वो उसकी बीवी बन जाएगी तो फिर इसके नज़दीक होने पर कोई मसला नहीं होगा। इसने मुस्कुराते हुए अपना मोबाइल निकाला और अब वो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहा था। कुछ देर बाद वो मज़े से लाउंज के सोफे पर बैठी पिज़्ज़ा खा रही थी और बालाज इसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देख अंदर तक मसरूर हो गया। हाला और निदा उसे वापस अपनी टोन में आते देख खुश हो गईं। अब उसकी शरारतों से वो सब आजिज़ आने वाले थे। ज़ोया को यहाँ रहते हफ्ता होने को आया था। इस एक हफ्ते में वो सारे काम कर रही थी और अब इनेला बेगम की तबीयत भी काफ़ी बेहतर थी। अज़लम का रवैया इसके साथ अब भी अनजान शख्स जैसा था। वो उसे मुखातिब नहीं करता था और अक्सर ज़ोया उसे गार्डन में और लाउंज में नाइला के साथ बातें करता देखती तो ज़ब्त से अपनी मुट्ठी भंच लेती। ये नाइला उन दोनों के दरमियान आ रही थी जो ज़ोया से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और अब इसके बरादशत की हद ख़त्म हो रही थी। नाइला ने बड़ी चालाकी से अज़लम से ये कहकर माफ़ी मांग ली कि वो तो बस आंटी की तबीयत की वजह से गुस्से में जो मुंह में आया बोल गई। वो जानती थी अज़लम अपनी मन से कितनी मोहब्बत करता है। ये रात का वक्त था। वो जो काफ़ी बनाकर अज़लम के कमरे में देने जा रही थी, सीढ़ियों के पास अचानक नाइला का चेहरा नमूदार हुआ और उसने ज़ोया को सोचे समझने का मौका दिए बिना वो काफ़ी का मग पकड़ा। तुम अपना काम करो ना, ये मैं अज़लम को दे आती हूँ, और वैसे भी मुझे इससे ज़रूरी बात करनी है। ज़ोया के अंदर इश्तियाल की लहर दौड़ गई। उसने अपने गुस्से को बहुत मुश्किल से काबू किया और बिना कोई बहस किए खामोशी से सीढ़ियाँ चढ़ती अपने कमरे में गायब हो गई। पीछे नाइला के होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट आई। अज़लम शाह सिर्फ मेरा है, इसे मैं इतनी आसानी से तमधारा नहीं होने दूंगी मस ज़ोया। वो दिल ही दिल में बुड़बड़ाती अज़लम के कमरे की तरफ बढ़ गई, इस बात से बेखबर कि वो अज़लम शाह की बीवी है। इसने दरवाज़ा नॉक किया, फिर बना अज़लम की इजाज़त का इंतज़ार करती कमरे में दाखिल हो गई। वो हमेशा की तरह आज भी ज़ोया का मुंतज़िर लैपटॉप पर कोई ज़रूरी काम कर रहा था, मगर ज़ोया की जगह नाइला को देखकर इसका हलक तक करवा हो गया। ये मुसीबत इसके कमरे में किया कर रही थी। अज़लम मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से काफ़ी बनाकर लाई हूँ, चेक करो। उसने कप अज़लम के पास रखा। अज़लम ने काफ़ी का कप पकड़कर एक सिप लिया और जैसे ही काफ़ी इसके मुंह में गई वो फ़ौरन समझ गया कि काफ़ी ज़ोया ने बनाई है, मगर वो आज खुद क्यों नहीं आई और ये नाइला झूठ क्यों बोल रही है। कैसी लगी काफ़ी? अज़लम ने अपने मुंह की ज़ाविया बिगाड़ा। बहुत ही अच्छी, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। एक वो ज़ोया पता नहीं कैसी काफ़ी बनाती है, कोई टेस्ट नहीं। अच्छा हुआ आज तुम काफ़ी बनाकर लाई, वैसे किया डाला है काफ़ी में जो इसका जायका इतना बेहतरीन है। और दरवाजे के बाहर खड़ी ज़ोया के चेहरे का सारा खून नचड़ गया। इसकी आंखों में तकलीफ करब और दर्द उठी। वो जो बाहर से गुजर रही थी उनकी सारी बातें सुन चुकी थी। अज़लम ने देखा नाइला के चेहरे के रंग उड़ गए। अरे वही जो काफ़ी बनाने में डालते हैं। अच्छा वही तो पूछ रहा हूँ, किया डालते हैं। काफ़ी, दूध, चीनी, करीम, यही सब। अच्छा मगर उसका टेस्ट तो लेमन जैसा है। और नाइला के चेहरे का सारा रंग उड़ गया। अज़लम ने एक नज़र दरवाजे में देखा जहाँ ज़ोया साकत खड़ी थी। इसकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं। अज़लम के दिमाग की शरीन फटने के करीब हुई, वो तकलीफ से उसे देख रही थी। वो एक झटके से खड़ा हुआ और नाइला के रूबरू आया। तुम्हें तो काफ़ी बनानी ही नहीं आती, तो तुमने फिर ये काफ़ी कैसे बनाई?
मुझे नफरत है झूठ से और झूठ बोलने वालों से भी। निकलूं यहाँ से। अज़लाम ने इतने सर्द लहजे में कहा कि नाइला के बदन में सनसनीखेज लहर डोरी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी और एक नफरत भरी नज़र ज़ोया पर डालती हुई नीचे भाग गई। ज़ोया तो अभी तक साकत खड़ी अज़लाम शाह को देख रही थी। वो कदम कदम चलता ज़ोया तक आया जिसकी आंखों से एक के बाद एक आंसू बह रहे थे। अज़लाम ने उसे एक झटके से कलाई से पकड़ा और अपनी जानिब खींचा। वो सीधा इसके कुशादा सीने से अटकर आई। अज़लाम ने दूसरे हाथ से दरवाज़ा बंद किया और उसे दरवाजे के साथ बंद किया। ज़ोया जो अब तक साकत थी इसका सकता टूट गया। इसने हलने की कोशिश की मगर फड़फड़ा कर रह गई। इसने अज़लाम की आंखों में देखा। इसकी ओशन ब्लू आंखें सुर्ख हो रही थीं। वो इसके चेहरे के करीब हवा और ज़ोया का सांस सीने में ही अटक गया। वो अज़ियत से उसे देख रही थी। वो क्या करने वाला था? ज़ोया को गुस्सा आया। दोबारा बदगमानी अपना बीज बोने लगी। जब मेरे लिए काफ़ी खुद बनाई थी तो खुद देने क्यों नहीं आई? वो बहुत नरमी से इसके चेहरे पर अपनी सांसों की तपिश बखेर कर बोला। इसने हैरानी से अज़लाम को देखा तो क्या वो जानता था काफ़ी ज़ोया ने बनाई। ज़ोया का सांस कुछ दुरुस्त हुआ। वो कितने दिनों बाद इससे मुखातिब हुआ था। वो मुकम्मल तौर पर उसके कब्ज़े में कैद खड़ी थी और अज़लाम के दोनों हाथ दरवाजे पर उसे पन किए हुए थे। आपको तो मेरे हाथ की काफ़ी अच्छी नहीं लगती, इसलिए आज के बाद नहीं बनाऊंगी। वो खुद पर काबू पाती मजबूत लहजे में बोली। इसे गुस्से में देखकर अज़लाम के दोनों डिंपल चमके। बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो तुम्हारे हाथ की काफ़ी बहुत पसंद है, इसलिए मैं एक ही सिप में पहचान गया था कि वो ज़ोया शाह ने बनाई है। अब बताओ खुद क्यों नहीं आई? मैं तो देने आ रही थी। नाइला ने रास्ते में पकड़ ली और ये कहकर चली गई कि मैं तो नौकरानी हूँ, अपने काम करूँ। वो खुद आपको काफ़ी दे देगी और उसे आपसे ज़रूरी बात भी करनी है। इसकी बात पर ज़ोया कलस ही तो गई। जब इतनी ही पसंद थी तो फिर क्यों कह रहा था कि अच्छी नहीं? ज़ोया ने एक एक लफ्ज़ दंत पीस कर कहा और अज़लाम के दिमाग में गुस्से की लहरें दौड़ीं। इसकी इतनी हिम्मत! मैं इसका वो मुंह तोड़ दूंगा जिस मुंह से उसने मेरी बीवी को ऐसा कहा। ज़ोया तमस्खराना मुस्कुराई। आपको ये बात याद है कि मैं आपकी बीवी हूँ? अगर इतना याद है तो इस नाइला के सामने मुझे डैगरिंग क्यों करते हैं? इसके मुंह पर ये बात नहीं बोल सकते थे कि मैं इज्जत हूँ आपकी? इसके लहजे में आग की तपिश खुल गई। अज़लाम दिलकशी से मुस्कुराया। मतलब तुम खुद को मेरी इज्जत समझती हो? इसकी मुस्कुराहट ज़ोया को सलगा गई। वो बेबसी की मोरत बनी अपनी आंखों की नमी जब्त करने की तगवाओ दो में लग गई। वो कुछ भी बोलने के काबिल ना रही। इसकी ओशन ब्लू आंखों में सुर्खी बढ़ने लगी। अज़लाम ने अपना हाथ उठाया और इसके आंसू जो आंखों से बह निकले थे इन्हें अपनी उंगलियों की पौरों पर चुन लिया। क्यों उन खूबसूरत आंखों को तकलीफ दे रही हो? वो जख्मी सा मुस्कुराया। मेरी आंखें मेरी मर्जी। इसके लफ्ज़ों ने अज़लाम के सीने पर वार किया। उसने एक लम्हा ज़ाया किए बना ज़ोया की कमर के गर्द अपना हाथ डालकर उसे अपने बेहद नज़दीक कर किया। इसकी आंखों की मुस्कुराहट गायब हो गई। अब ये तमधारी आंखें नहीं हैं, ये मेरी हैं। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। आज के बाद मैं इन पर जुल्म करने का हक तुम्हें नहीं दूंगा। ज़ोया ने देखा इसकी आंखों में अजीब जुनूनीपन आ गया। ज़ोया ने उसकी पकड़ से खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश की। छोड़ी, मुझे जाने दी। वो इसकी आंखों में इतनी वहशत देख लरज़ उठी। वो अपना आप इसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाने लगी। अज़लाम की पकड़ मजबूत होने लगी। तुम दूसरी बार मेरे हाथ झटक रही हो। क्या मेरा छूना तुम्हें इतना नागवार लगता है? वो ज़ख्मी लहजे के साथ अज़ियत से बोला। ज़ोया के मुज़ाहमत करते हाथ रुक गए। वो उसे कहना चाहती थी कि अगर अपने बाप के बाद दुनिया का दूसरा शख्स जिसका लमस उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाता है तो वो इसका शौहर ही है। वो जब जब उसके पास होता है ज़ोया को सकीवर फ़ेल होता है। वो अब सटल हो गई और आंसू मज़ीद तेज़ी से बहने लगे। बोलो, जवाब दो। ज़ोया अज़लाम शाह, अगर आज तुमने मेरे हाथ झटक दिए तो दोबारा कभी तुम्हें मेरा लमस नहीं मिलेगा। तुम तड़पती रह जाओगी फिर भी नहीं। तुम खुद मेरे पास आओगी तो भी मैं तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकूंगा। इसकी पकड़ आहिस्ता आहिस्ता ढीली होने लगी। वो इसे छोड़कर कदम पीछे लेने लगा। ज़ोया के रोने में मज़ीद रवानी आ गई। जाओ, चली जाओ यहाँ से। वो अपनी लाल खून छिलकाती आंखों से इसे देखकर ढारा। वो हिल ना पाई।
इसने गुस्से से अपने हाथ का पंच दरवाजे में दे मारा। जोया ने अपने दोनों हाथ मुंह पर रखकर अपनी आहूं और ससकीम का गला घूंटा। मैंने कहा दफा हो जाओ, अब जाती क्यों नहीं हो? वो पहले से भी ऊंची आवाज में चीखा कि कमरे के दरवाज़े दीवार हिलकर रह गए। जोया ने अपने जिस्म को हरकत दी और आगे बढ़ी। अज़लाम ने देखा किया वो जाने लगी थी। उसके दिल में करचीं छिप गईं। वो चंद कदम आगे आ गई। इसके और अज़लाम के दरमियान कुछ कदमों का फासला रह गया। अज़लाम अजियत से देखता रह गया। उसके दिल की धड़कन सुस्त हो गई। अब वो पलट जाएगी। इसे अपना दिल मुट्ठी में दबोचा महसूस हुआ। वो पल गिनने लगा, 1 2 3। अब वो यकीनन पलट जाएगी। अब वो फासला हमेशा के लिए बढ़ा देगी। मगर नहीं, उसने अपने और अज़लाम ने दरमियान चंद कदमों का फासला एक लम्हे में तय किया और बहुत बेताबी से इसके सीने से लगकर हिचकियों के साथ रोने लगी। और अज़लाम शाह भौंचा कर रह गया। इसका दिल धड़कने से इनकारी हो गया। इसकी सांस सीने में ही अटक गई। वो पलटी मगर उसकी तरफ ना कि इससे दूर। अज़लाम ने यकीन करने की कोशिश की। इसकी आंखों में हैरत और बेयकीनी ही बेयकीनी थी। वो इसके सीने से लगी रो रही थी। सारे कमरे में इसकी हिचकियां गूंज रही थीं। उसने अपने नाजुक हाथों से अज़लाम की कमर के गर्द हिसार बांध लिया। वो तो वैसे ही साकत हो गया था। वो हिचकियों को काबू करती बहुत मुश्किल से बोली, मुझे मुआफ़ कर दें, मैं बहुत बुरी हूँ। मैं अच्छी बीवी नहीं बिन सकी। मैंने अपने लफ्ज़ों से आपकी रूह को तकलीफ़ दी। मैं बहुत बेसुकून हूँ। इसके लहजे में वाज़ेह लर्जिश थी। जब तक शौहर बीवी से नाराज़ हो तो अल्लाह भी इस औरत से नाराज़ रहता है। मुझे मुआफ़ कर दें, मुझे सुकून दे दें। मेरा सुकून सिर्फ आपके पास है, यहाँ आपके हिसार में। प्लीज़ मुआफ़ कर दें। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे अपने हिसार में ले लें। मैं इससे ज़्यादा बेज़ख्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसका सारा जिस्म कपा रहा था। वो इसके सीने से लिपटी इल्तिजा कर रही थी। इसके लहजे की तरफ ने अज़लाम शाह के दिल को तकलीफ़ ज़दा कर दिया। उसने बहुत मुश्किल से अपने हाथों को हरकत दी और इन्हें उठाया। और इससे पहले कि वो जोया के गर्द हिसार बांधता, वो इसके सीने से लगी ही साकत हो गई। इसका सारा वज़न अज़लाम के ऊपर गिरा और इसके हाथ पहलू में आ गिरे। अज़लाम ने जल्दी से उसे गिरने से बचाने के लिए कमर से पकड़ा और वो होश वाओ हवास से बेगाना इसकी बाहों में झूल गई। जोया, आंखें खोलो। अज़लाम ने इसका चेहरा सीने से निकालकर सामने किया और इसके गाल को थपथपाया, मगर वो बेहोश हो चुकी थी। अज़लाम के हवास काम करना छोड़ गए। सबसे पहले उसने जोया को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लाकर लटाया। इसकी बेहोशी ने अज़लाम शाह जैसे मज़बूत असाब के मालिक को हिलाकर रख दिया। वो बेकरारी से इसके चेहरे को देख रहा था जो होश वाओ हवास से बेगाना हो चुकी थी। जारी है।